हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि आज का हमारा है अगस्त महीने से रिलेटेड करंट अफेयर। तो आज हमारा करंट अफेयर है अगस्त महीने से रिलेटेड। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये सौंपा गया अनीश दयाल सिंह को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये यहाँ पर इनकी ये पिक्चर है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं। यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में इनके केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अनीश दयाल सिंह ललिन प्रभात की जगह अपनी भूमिका निभाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनीश दयाल 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनसे पहले अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इनके देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई? तो 22 सितंबर 1986 को ये स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और कैबिनेट मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी? तो थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री जो बनी है वो बनी है कौन? पेट्रोगॉटन सिनावात्रा बनी है। नेक्स्ट यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए, ये इनकी इमेज है, इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्व प्रधानमंत्री थक्सिन सिन्हा, एक सेकेंड, हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री थक्सिन सिनावात्रा की बेटी पेट्रोगॉटन सिनावात्रा को संसदों में से पर्याप्त समर्थन मिलने के बाद थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी गई है। और ये कितने साल के हैं? तो ये हैं टोटल 37 वर्षीय हैं। 37 वर्षीय पेट्रोगॉटन सिनावात्रा का देश का नेतृत्व करने वाली सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन, आपराधिक सजा वाले मंत्री की नियुक्ति के लिए पर प्रधानमंत्री सेथा थाविसन को पद से बर्खास्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो थाईलैंड है ये एशिया का एक देश है और राजधानी है बैंकॉक है इसकी राजधानी। और मुद्रा क्या है? तो थाई बात है मुद्रा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दूसरी बार किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो ये किया है एम पॉक्स को। किसको किया है? एम पॉक्स को घोषित किया है आपातकाल। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 वर्षों में दूसरी बार एम पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यह घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में वायरल संक्रमण के प्रकोप के बाद की गई, जो पड़ोसी देश में भी फैल गया है। इस वर्ष 17,000 से अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें हुई, जिसमें अधिकतर कांगो में हुई हैं। इससे पहले जुलाई 2022 में एम पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। एम पॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, संक्रमक वायरस रोग है। यह इसके लक्षणों में दाने निकलना, फफोले बनना और बुखार शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। कौन है? घेब्रेयेसस। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई? ना सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है 2024 में? तो ये हुई है तुर्की में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा गया। यह कैलेंडर तुर्की के गोबेकली टेपे में पाए गए लगभग 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर मौजूद चिन्हों पर आधारित है। ब्रिटेन के पुराविदों ने इन चिन्हों की खोज की है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इन चिन्हों का विश्लेषण किया और क्या पाया कि एक खंभे पर वी आकार के 365 निशान हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हर निशान एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है हर निशान। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि ये जो तुर्की है वो यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो है अंकारा और इसकी मुद्रा है तुर्की लीरा। इसके राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर तुर्की यहाँ पर है, ये है तुर्की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में 18 फंगल स्ट्रेन की पहचान की गई है, जिसमें से 4 में से प्लास्टिक, खास तौर पर पॉलीयूरेथेन को नष्ट करने की प्रबल क्षमता दिखाई दी है। जर्मनी यूरोप का क्या है? देश है। बर्लिन इसकी क्या है? राजधानी है। यूरो इसकी मुद्रा है और ओलाफ स्क्लोज है कौन? चांसलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीइनमायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोंडा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको केनिया के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर केनिया क्रिकेट टीम ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोंडा गणेश को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया। डोंडा गणेश ने लेमेक ओनियंगो की जगह ली है। यह नियुक्ति 2026 T20 विश्व कप के लिए अफ्रीका क्वालिफायर से पहले की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2024 में किस राज्य के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई? तो यहाँ पर इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में चालू की गई है। कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में चालू की गई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसके क्या है
यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू की गई। ठीक है, यह परियोजना केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत विकसित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परियोजना के चालू होने पर SJVN की कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2466.50 मेगावाट की गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस परियोजना में कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी आएगी तथा वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के केंद्र सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। तो यहाँ ये तो रहे इसके कुछ मुख्य पॉइंट, यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है ये सतलज जल विद्युत निगम पर है। इसकी स्थापना 1988 में हुई। मुख्यालय है इसका शिमला, हिमाचल प्रदेश। और CMD कौन है, तो सुशील शर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव हैं और राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई पटेल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में अग्नि मिसाइलों के जनक के रूप में जाने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस पद्म भूषण के से सम्मानित किया गया है ना, तो इनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये पूछ रहा है कि इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है कि प्रसिद्ध, एक सेकंड, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के पीछे प्रेरक शक्ति रहे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में इनका निधन हुआ। इनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक परमाणु सक्षम माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि V का विकास था और इन्हें 1990 में पद्म श्री और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको, राम नारायण अग्रवाल को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 27वें नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आयोजन जो हुआ वो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर है 27वां नेशनल कांग्रेस ऑन ई गवर्नेंस सम्मेलन 3 व 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में जियो विश्व सम्मेलन केंद्र में होगा और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। यह आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, संयुक्त रूप से ये आयोजित किया जा रहा है। इसके कुछ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह जो सम्मेलन है 2024 का जो विषय है वो है विकसित भारत, मतलब कि जो थीम है वो है विकसित भारत, सुरक्षित और सतत ई सेवा विवरण, है ना, जो इसकी थीम है, जो इसका विषय है ना, विषय यानी कि थीम। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। कौन है, तो CP, एक सेकेंड, हाँ, तो राज्यपाल कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए, सेशन में बने रहिए। ये 15 क्वेश्चन है, आप लोगों को 150 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ही इसमें इतनी
व्याख्या है, तो डिटेल तो जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अगस्त 2024 में किसे, मान लिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा तो पॉइंट से पूछ लेगा, है ना, जो पॉइंट पढ़ते हो उसमें से आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसमें, जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ललिन प्रभात को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये है इनकी इमेज है, तो इससे भी आप लोग पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी ललिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का विशेष महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। ललिन प्रभात अक्टूबर 2024 से आर स्वयं की रिटायरमेंट के बाद बल की कमान संभालेंगे। अब यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, ये जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना इसकी हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में इसको पूरी तरह से मान्यता मिल गई थी। ये राजधानी इसकी है श्रीनगर, मई अक्टूबर और जम्मू की क्या है, तो जम्मू की है नवंबर अप्रैल से, है ना, नवंबर अप्रैल। यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे वायरस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, है ना, तो ये मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ना, सबका साथ सबका विकास, है ना, इन्होंने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन्होंने क्या जोड़ा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई, है ना। यह भारत के वासुदेव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है, मतलब कि इसकी जो थीम है वो है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह तीसरा जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है वो भी वर्चुअल प्रारूप में है, ठीक, किसमें है, वर्चुअल प्रारूप में है, आयोजित किया जाएगा और इसे नेताओं के शस्त्र और मंत्री अस्त्रीय शस्त्रों में संचरित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आतंकवाद शोधी मुद्दों पर 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया न्यू दिल्ली में किया गया है। इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी व्यापक राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। कैनबरा में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया और आतंकशोधी मुद्दों पर 14वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों वार्ताओं का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आतंकशोधी सहयोग को मजबूत करना था। अगली बैठक 7वीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित होगी। अगली बैठक आतंकरोधी विषय पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक कैनबरा ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर चाहे जितने प्रकार से क्वेश्चन बने, कहीं पर छूटने वाला नहीं है, इसलिए ये
क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर देखिए, भारत और किस देश ने IIT मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया, है ना। भारत और किस देश ने, भारत है और उसमें और कौन सा देश है जो मद्रास IIT में, तो ये दूसरा देश कौन सा है इसके साथ में, तो वो है इजराइल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। प्रमुख पॉइंट में इसके देख लेते हैं, भारत और इजराइल ने IIT मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जल प्रौद्योगिकी केंद्र का लक्ष्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बनाना है। विशेष रूप से शहरी जल आपूर्ति के लिए टिकाऊ संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना। इस पहल को शुरू करने के लिए 5 अगस्त से 8 अगस्त तक IIT मद्रास में शहरी क्षेत्रों में 24/7 जल आपूर्ति पर क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया, तो इन्होंने जो ये उद्घाटन किया है वो किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यू दिल्ली में इन्होंने किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया। NPPS के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और अपनी फसलों को अपने हानिकारक प्रभाव से बचा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 109 उच्च उपज वाली, जलवायु लचीली और जैव संवर्धित फसल किस्में जारी की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूशलेम है और मुद्रा क्या है, तो शेकेल है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हजोक और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण तिथि किस दिन मनाई गई, तो पूर्ण तिथि इनकी मनाई गई है 16 अगस्त को। कब मनाई गई है, 16 अगस्त को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 अगस्त को भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण तिथि मनाई गई। ठीक है, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने 1996 से 2004 तक भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें शामिल हैं पद्म विभूषण 1992 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, और इनको भारत रत्न कब मिला, तो भारत रत्न मिला था 2015 को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में इनको मिला था भारत रत्न। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अटल बिहारी वाजपेयी की विसारत को विभिन्न स्मारकों और सम्मानों के माध्यम से याद किया जाता है और सुशासन दिवस उनके जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल सुरंग उनके नाम पर बनी। यह सुरंग रोहतांग में स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अटल सेतु भारत का तीसरा सबसे लंबा केबल स्टेट पुल है और अटल नहर उनके सम्मान में इनका नाम बदलकर नया रायपुर कर दिया गया है। तो ये तो रहे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है कि जियो पारसी योजना पोर्टल। जियो
पारसी योजना पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है किरेन रिजिजू द्वारा। किसके द्वारा? किरेन रिजिजू द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। जियो पारसी योजना पोर्टल का उद्देश्य भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना है। यह पारसी दंपतियों को चिकित्सा उपचार और बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये तो रही हमारी आज का टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। और जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं तो देखेंगे, तो जो लोग वीडियो बढ़ा करके देखे हैं वो थोड़ा सा, जो लोग स्किप करके देखे हैं तो स्किप बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा आपको अच्छी चीजें यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।